हाय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? चलिए तो अब क्लास 10th की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग क्लास 9th खत्म कर चुके होंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने क्लास 10th की तैयारी शुरू कर दी होगी। इस साल मैंने कुछ oaths लिए हैं। I have taken some oaths that I will teach you all the chapters of SST, Science, English, and even maths. If it would be possible for me, I would teach you all the chapters free on YouTube, but there is a catch. There is a condition that you will have to share it with all your friends and with all your heart and soul. You will have to study harder. And I am guaranteeing you that as much as I will teach you, that it would be sufficient for you guys to get a good marks, a great marks in class 10th. Believe me, I'm teaching all those subjects for more than 5 to 6 years, and there are top 100 scorers from my state, that is Delhi, every year. So I'll start with the rise of nationalism in Europe. Okay, so चलिए पढ़ते हैं। 1848 में फ्रेडरिक शोरियो फ्रेडरिक शोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने चार प्रिंट्स की एक एक पेंटिंग बनाई जो उनके ड्रीम को विजुअलाइज करता है। वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को देखते थे। जैसा कि आपको पता है कि उस समय में हर एक जगह राजतंत्र मोनार्की हुआ करता था। तो रिपब्लिक डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं थी। पूरे संसार में, पूरे विश्व में डेमोक्रेसी की बात ही नहीं थी। ठीक है। तो सबसे पहले जो आदमी बने, जो जिन्होंने डेमोक्रेसी की परिकल्पना की, डेमोक्रेसी के बारे में सोचा, वो फ्रेडरिक सोरियो नाम के व्यक्ति थे। इसलिए हम लोग फ्रेडरिक सोरियो को इतना पसंद करते हैं। वो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के जो ये थे, पेंटर थे। उन्होंने, वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने चार पेंटिंग्स बनाई, सीरीज ऑफ पेंटिंग्स बनाए, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड बताया, अपने वर्ल्ड को दिखाया, जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में था, जैसा कि वो कहा करते थे। पहली पेंटिंग में दिखाया गया कि लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग, मैन और वीमेन, जो कि सभी एज और सभी सोशल क्लासेस की थी, वो बड़े से ट्रेन में, आपको ट्रेन में कतार में जा रहे थे और अपनी श्रद्धांजलि, होमेज दे रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। वो लोग अपनी श्रद्धांजलि प्रदान कर रहे थे, होमेज प्रदान कर रहे थे, जब वो उसको पास करके जा रहे हुए थे। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरा एक ट्रेन के फॉर्म में, कतार के फॉर्म में पीपल जा रहे हैं। और जो यहाँ पे लोग हैं, ये पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के ही लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 1848 की बात है ये। मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होने वाली है 1857 में। और अमेरिका इस इंडिपेंडेंस को तुरंत ही प्राप्त किया था जब उसने 13 जो कॉलोनीज थी, उसको फ्री किया था। अमेरिका जो है ब्रिटिश के कॉलोनियलिज्म से अलग हुआ था। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। आपको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में ना, लिबर्टी को जो है एक फीमेल फिगर की तरह देखा जाता था। लिबर्टी इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल फिगर, एज यू कैन रिकॉग्नाइज। उनके हाथ में एक टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, मतलब महाज्ञान का एक टॉर्च रहता था। इनलाइटमेंट मतलब महाज्ञान होता है। वो अपनी एक हाथ में रखती थी, और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन दूसरे हाथ में। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन का मतलब होता है कि आदमी की क्या राइट्स हैं, वो दूसरे हाथ में रहती थी। इसका ये मतलब होता है कि लोग अपनी आदत को, अपनी एबिलिटी को, अपने राइट्स को जाने, ना कि कोई राइट्स उन पे थोपा जाए, जैसे कि हम मोनार्की के टाइम में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ग्राउंड पे जो है, फोरग्राउंड में आपको इमेज दिखता है, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ाया है कि एक हाथ में राइट ऑफ चार्टर है, एक हाथ में आपको महाज्ञान, मतलब कि इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट को आप देख सकते हैं। Sorry, we do not have to disrespect the Statue of Liberty, so I'm removing it from here. Okay.
नीचे आप देख सकते हैं कि सैटर्न रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट पावर यहाँ पे आपको बिछी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर, एब्सोल्यूटिस्ट किसको कहते हैं? ऐसे पावर जिसमें एक आदमी के पास और एक सिस्टम के पास पूरा कंट्रोल रहता है पूरे देश का, उसको हटा दिया गया था। ठीक है। सॉर्यू के यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन एक ऐसे विजन को कहते हैं जिसमें जो दुनिया होता है वो परफेक्ट होता है, जैसे कहते हैं यूटोपिया है वो। मतलब यूटोपिया मतलब कि जो चीज परफेक्ट है, जो कि सपनों में ही आपको मिल सकता है, विराजमान हो सकती है। क्योंकि उस टाइम में डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट था जो कि यूटोपियन था। लोग अपने भले के लिए खुद से सोचे, ये एक यूटोपियन विजन हुआ करता था। क्योंकि मोनार्क के हाथ में ही पूरी पावर हुआ करती थी उस टाइम में। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिफरेंट नेशन, बहुत सारे नेशंस में लोग भर गए थे। क्योंकि कतार आप देख सकते हैं, आपको जब मैंने दिखाया था तो बहुत लोग अपने अपने देश की फ्लैग्स लेकर के यहाँ तक पहुंचे हुए थे। ठीक है। और प्रोसेशन को लीड कर रहा था आपको यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो कि उस टाइम तक नेशन बन चुके थे। नेशन स्टेट एक ऐसे स्टेट को कहते हैं जो कि डेमोक्रेटिक हो। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ऐसे देश पार करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक हो चुके हैं और जो नेशन बन चुके हैं। और जो अभी फ्रांस वहां तक पहुंचा ही था, मतलब कि अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने वाला था फ्रांस में, तो वो यहाँ तक पहुंचा ही था। और जो देश पीछे है वो मतलब अभी तक इंडिपेंडेंस उनको मिला ही नहीं है। ठीक है। तो आइडेंटिफाइड बाय द रिवॉल्यूशनरी, आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो है रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर के साथ वो अभी तक पहुंचा ही था स्टैचू के पास। ठीक है। फ्रांस के बाद जर्मनी है, जो कि ब्लैक रेड और गोल्ड कलर की फ्लैग से जर्मनी को दिखाया गया है। मतलब कि फ्रांस के बाद अब जर्मनी को मिलने वाली थी उसकी डेमोक्रेसी। ओके। इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि सॉर्यूज ने जब ये पेंटिंग बनाया था, जर्मन लोगों को पता ही नहीं था कि यूनाइटेड नेशन होते क्या है। मतलब कि फ्रेडरिक सॉर्यू की उस पेंटिंग ने एक क्रांति भर दी थी लोगों में, जर्मनी के लोगों में, कि जर्मनी भी एक फ्री स्टेट हो सकता है। ठीक है। वो फ्लैग जो है लिबरल होप्स को दिखाता है, जो कि 1848 में यूनिफाई कर दिया जर्मन स्पीकर्स को और प्रिंसिपैलिटीज को, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तो निर्माण होना ही चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग इट? और जर्मनी के बाद जो है लोग आपको दिखेंगे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया को उसके बाद क्रांति मिलती है, इसको हम फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया के बाद किंगडम ऑफ टू सिसलीज है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, और सबसे लास्ट में आपको रशिया मिलेगा। क्योंकि रशिया को जार से बहुत दिन बाद आपको ये मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था और डेमोक्रेटिक कंट्री बना था रशिया। आप देख सकते हैं कि हेवन से, स्वर्ग से जो है क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स जो है इस सीन पर ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो ये दिखाता है कि हमारे देवी देवताओं भी ये चाहते थे कि मोनार्क का पावर खत्म हो और डेमोक्रेटिक कंट्री आए जिसमें लोग अपने बारे में खुद से सोच सके। ठीक है। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि फ्रेडरिक सोल्यू का जो विजन था वो कैसे इफेक्ट करता है 19th सेंचुरी के नेशनलिज्म को। ठीक है। जो कि एक स्वीपिंग चेंज आता है, मतलब टोटल चेंज ले आता है पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में। यूरोप के लोग ये समझते हैं कि सारा पावर जार के हाथ में, मोनार्क के हाथ में नहीं होना चाहिए। सारा पावर जो है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, एक बहुत फेमस स्पीच है उनकी, डेमोक्रेसी इज समथिंग दैट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ओके। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस ये हुआ था कि नेशन स्टेट्स बनने लगे थे, मल्टीनेशनल डायनेमिक एम्पायर्स आने लगे थे, को खत्म करके। ठीक है। मतलब बहुत सारे नेशंस के डायनेमिक एम्पायर्स जो हुआ करते थे उसको खत्म कर दिया गया और नेशन स्टेट्स बनने लगे थे, मॉडर्न स्टेट्स बनने लगे थे। सेंट्रलाइज्ड पावर जो था सॉवरेन कंट्रोल में हुआ करता था। सॉवरेन कंट्रोल मतलब होता है, सॉवरेन मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब है कि एक देश जो है वो अपना सारा डिसीजंस खुद ले। जैसे कि इंडिया जो है एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब ये है कि इंडिया का सारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ही डील करेगा। ठीक है। कोई दूसरा देश आके हम पे अपने डिसीजंस थोप नहीं सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। बट नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट वो होता है जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो कि सिटीजन होते हैं, और रूलर्स ही नहीं, बल्कि वो जो मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स है वो सब मिलके एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी रखे और शेयर हिस्टोरी डिसेंट्स रखे। मतलब क्या होता है ना, कि कुछ आदमी, चुनिंदे आदमी ही नहीं,
बल्कि लोकजन, बहुत सारे लोग मिलकर जो है उस आइडेंटिटी को बरकरार करें, अपने देश को पहचाने, राष्ट्र को पहचाने। हम समझ सकते हैं कि जब भारत बन रहा था, इंडिया बना था, इंडिया जब यूनिफाई होने वाला था, तब हम समझ सकते थे इंडिया बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे, जैसे कि ये राजस्थान का घराना है, या आपको हो सकता है उत्तराखंड का घराना हो या कुछ भी हो। आप देख सकते हैं कि गुजरात का अलग से प्रेसिडेंसी था, बंगाल का अलग से प्रेसिडेंसी था, मद्रास का अलग से प्रेसिडेंसी है। तो भारत में एकता का तो कोई प्रतीक ही नहीं था, लेकिन एकता का प्रतीक जो है भारत में हमारे देश के नेशनलिस्ट जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने लाया, बाय कन्विंसिंग अस एंड बाय by what you can say convincing us to look at our history। जो हमारे फादर्स ने, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त के टाइम में हमारा जो भारत अखंड भारत था, उस अखंड भारत के ज्योति को दिखाते हुए, उस अखंड भारत से अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हुए लोग को यूनिफाई किया उन्होंने। और फिर जो है इस मुहिम को, स्वतंत्रता आंदोलन को हवा मिली। ठीक है। तो एक देश को एक राष्ट्र बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके पास शेयर्ड हिस्ट्री हो, कॉमन आइडेंटिटी हो, लोग अपने इतिहास पे गर्व करें। ठीक है। उनके पास जो कॉमननेस है वो टाइम के साथ नहीं आएगा, वो स्ट्रगल्स के साथ आएगा। स्ट्रगल ये आपको बहुत सारे ग्रेट पर्सन को दिखाएंगे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल्स हुई, जिसके कारण जो है नेल्सन मंडेला जैसे ग्रेट पर्सन आए। और नेल्सन मंडेला के कारण पूरा अफ्रीकन समाज जो है, अफ्रीकन कंट्री जो है, वो अपने आप को जो है साउथ अफ्रीका के लोग जो है अपने आप को यूनिफाइड मानते हैं। क्यों? क्योंकि नेल्सन मंडेला को वो पूजते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे फिगर है गांधी जी, हम महात्मा गांधी जी को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूनिफाइड क्या होता है स्टेट्स। और हम देखेंगे इस चैप्टर में कि नेशन स्टेट्स कैसे बने और 19th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे हम, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स थे, आइडियाज क्या थी। ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा आपको नेशनलिज्म कैसे यूरोप में हुआ था, ये सब आपको देखना है हमें। ठीक है। So we'll look at it, don't worry, but not now. I'll start, I will continue this chapter on tomorrow. Okay, I hope you guys like it and you guys will be able to learn a lot of things. We will be able to get all the words line by line. Okay, so that is all for from my side. Okay, bye. Have a nice day, and I'll complete it as soon as possible.